विकास चंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ। उस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, पीयूष गोयल के घर पे जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, 12:30 का वक्त है, 1 बजे जितिन प्रसाद कहा जा रहा है कि ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल की मौजूदगी रहेगी और पीयूष गोयल के घर पर जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आते हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जितिन प्रसाद की गाड़ी जब वो पहुंच रहे थे पीयूष गोयल के घर पर, ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अब बस पहुंचने वाले हैं, पीयूष गोयल के घर की तरफ रवाना हो गए हैं। विकास, ये तस्वीरें क्या कहती है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए और खासतौर पर बीजेपी की, तो एक बात आप देखें कि जब भी कहीं चुनाव होता है, चुनावी माहौल बनता है, तो ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। उसमें लोगों के पार्टी ज्वाइन कराने का दौर बीजेपी जानबूझकर शुरू करती है, उसके रणनीति का हिस्सा है। वो कोशिश करती है कि आगे जो भी है उसको पहले कमजोर करे और उनकी मजबूती को अपने पास लेकर के आओ। और जितिन प्रसाद के रूप में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखें तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कमजोर है, लेकिन जितिन प्रसाद जो एक ऐसा चेहरा है कि अगर वो आएंगे तो उससे उनके इलाके में बीजेपी की स्थिति और भी मजबूत होगी। और एक तरीके से एक राजनीति में संदेशों का बहुत महत्व होता है। जितिन प्रसाद को लाकर के एक और तगड़ा संदेश कांग्रेस को बीजेपी ने दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये बड़ी सफलता है। और इस सफलता को बीजेपी की अगर हम बात करें, जो मेरे पास तक जानकारी आई है कि अभी और भी नेताओं को बीजेपी इनके पीछे पीछे लाने वाली है। यानी जितने भी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा नेता हैं, उसको बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के पहले वो बीजेपी में आ जाएं, ताकि इनकी ताकत बढ़े और उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाए। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक इसे कह सकते हैं। तो विकास, इस फहरिस्त में नाम किस किस का है? क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी को हमने देखा था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई थी, फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, कैबिनेट में वहां शामिल हुई। अब जितिन प्रसाद का जिक्र तो काफी लंबे अरसे से होता आ रहा है। हालांकि आला कमान की तरफ से मान मनव्वल हो गया था, जितिन प्रसाद रुक गए थे, लेकिन मन तो था, मन के अंदर बात तो पहुंच गई थी। इसके अलावा और कौन से नाम हो सकते हैं जिनका जिक्र आपने किया? हालांकि देखिए, बीजेपी जब भी इस तरह की कोई कोशिश करती है तो उसके नामों पे बिल्कुल पर्दा डाल के रखती है। आप देखें कि थोड़ी देर पहले तक बीजेपी की तरफ से पर्दा ही डाल के रखा गया था कि कौन ज्वाइन कर रहा है। सिर्फ बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट के जरिए ये बताया गया था कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा आज बीजेपी ज्वाइन करेगा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में। हालांकि बाद में नाम का खुलासा हो गया, स्थिति साफ हो गई। अगर हम नामों की बात करें तो काफ़ी पहले से 2, 4, 5 ऐसे बड़े नाम कांग्रेस के जिन नामों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कोई इस पर ठोस जानकारी नहीं, जैसे आनंद शर्मा के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं, गुलाम नबी आजाद के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं, मिलिंद देवड़ा के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल के घर पर जितिन प्रसाद। विकास, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और 12:35 का वक्त हो गया है, 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब जितिन प्रसाद ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और तस्वीरें ये दिल्ली की आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल के घर पहुंच चुके हैं जितिन प्रसाद और यहीं से ही वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। विकास, ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है। भले ही कोशिश जितनी मर्जी रही हो, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी तक नहीं बचा पाए थे। उसके बाद दारोमदार लगातार प्रियंका गांधी पर रहा। अब पिछले 3-4 सालों से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश पर नजर डाल के, तो प्रियंका गांधी की तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें कितनी कारगर होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सही बात है कि ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी या हो सकती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर वो कोशिश कारगर हुई होती तो शायद जितिन प्रसाद उनके दामन को छोड़कर बीजेपी के खेमे में नहीं आ जाते। देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है और जो कुछ गिने चुने उम्मीद के चेहरे हैं कांग्रेस के पास, उन उम्मीद के चेहरों में से एक ही जितिन प्रसाद थे उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, अब वो बीजेपी के खेमे में आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो बीजेपी की पर्ची उनकी सदस्यता की हाथ में होगी। तो कह सकते हैं कि झटका तो कांग्रेस को बहुत तगड़ा
बीजेपी ने दिया है। और जब जो जानकारी मुझे है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी बीजेपी तैयारी कर रही है कि वहाँ भी कुछ सेंधमारी कांग्रेस में की जाए और वहाँ के भी कुछ कांग्रेस के नेताओं को और अकाली के नेताओं को तोड़कर लाया जाए। जैसा मैंने पहले जब कह रहा था कि चुनाव के पहले बीजेपी की कोशिश रहती है कि जो सामने की पार्टी है उसमें से कुछ बड़े नेताओं को जरूर पार्टी में शामिल कराओ ताकि अगले की राजनीतिक स्थिति कमजोर बने। तो लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो अगर राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें और जिस तरीके की तल्ख तेवर और आक्रामक राजनीति कांग्रेस काफ़ी दिनों से कर रही है बीजेपी के खिलाफ, वैसी स्थिति में इतने बड़े चेहरे को बीजेपी लाकर उनको एक संदेश भी दे दी और झटका भी दे दी। लेकिन विकास, सवाल एक और खड़ा होता है। जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में से शामिल हैं जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में अब होना चाहिए, अब बहुत सारे ठोस बदलाव होने चाहिए। उसी का एक चेहरा जितिन प्रसाद अब अलग हो चुके हैं, अब अलग राह वो अपनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तबका था जिन 23 नेताओं का, उसमें से एक जितिन प्रसाद थे, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक वहां पर सवाल खड़ा कर रहा था कि बदलाव करिए। अभी तक अगर 2014 से बात की जाए, जिस बदलाव की बात की जा रही है उस बदलाव की तरफ बढ़े भी नहीं है कांग्रेस पार्टी कि बदलाव हो। ऐसे में झटकों पर झटका क्या बताता है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कलह है इस बात को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा तबका है नेताओं का और कार्यकर्ताओं का, उसका साफ तौर पर कहना है और उसकी मांग भी है कि कब तक गांधी नेहरू खानदान के ऊपर ही हम दाव लगाते रहेंगे। किसी ऐसे कार्यकर्ता और नेता को भी हम नेता बनाएं जो शायद हमारी नैया को पार लगा कर ले जाए। आप देखें कि लगातार कांग्रेस के हाथ से एक के बाद एक राज्य छीनते चले गए, उसकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली गई। विकास, मैं आपको रोक रही हूँ, उस बात को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी जानकारी, जितिन प्रसाद अमित शाह के घर पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब से कुछ ही देर बाद औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी की सदस्यता जितिन प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मोहित दुबे न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, जितिन प्रसाद अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं, बताइए और जानकारी क्या है? देखिए ज्योति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें कह सकते हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है जितिन प्रसाद के रूप में। जितिन प्रसाद वो नेता जो रहे हैं, जो राहुल गांधी के कॉकस के, राहुल गांधी के सिंडिकेट के नेता रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज नेशन के पास सबसे पहले एक खबर थी और सबसे पहले हमने दिखाया भी कि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जितिन प्रसाद अपने घर से निकलते हैं, सीधे वो पीयूष गोयल के आवास पे जाते हैं और उसके बाद वो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाते हैं। हमको ये समझना होगा कि आखिर जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें भूमिका किसने निभाई, आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें भूमिका पीयूष गोयल ने निभाई। पीयूष गोयल जितिन प्रसाद के अच्छे दोस्तों में से एक रहे हैं, हमेशा उनसे बातचीत रही है। और आपको ये भी बताते चले कि आज से 15 दिन पहले उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से भी हो चुकी है फोन पे, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो चुकी है। उसके बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई कि किस दिन और किस तरीके से जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। आपको बता दें कि यूपी की आबादी में करीब 10% ब्राह्मण है और जितिन प्रसाद ब्राह्मण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल होंगे तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा हो सकता है। लिहाजा जितिन प्रसाद अब भारतीय जनता पार्टी का दामन और इस वक्त मैं मोहित आपको रोक रही हूँ, इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे? बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर आज बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जितिन प्रसाद के रूप में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा आज बीजेपी में शामिल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले। जी हाँ, जितिन प्रसाद, और खासकर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज से माने जाते हैं। और एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करनी है वो जातिगत इंजीनियरिंग है, क्योंकि जिन जातियों को थाम के उत्तर प्रदेश में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, उनका वो सोशल इक्वेशन वहां पर बिगड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज को थामने की बहुत ज्यादा कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी अपने ढंग से लगी हुई थी और बहुजन समाज पार्टी भी। तो जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा है। दूसरे सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो राहुल गांधी की कोर टीम से आते हैं, राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रहे हैं, प्रियंका गांधी के नजदीकी रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी वो लगभग भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मनाया। और ऐसे समय गांधी परिवार का एक करीबी का आना, जब प्रियंका गांधी को पूरे चुनावों की जिम्मेदारी उठानी है, ऐसे समय जितिन प्रसाद का आना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी, एक पॉलिटिकल सिग्नल और पॉलिटिकल पोस्चरिंग देने के लिए। और जितिन प्रसाद को लाकर बीजेपी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि उसने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जी, जाहिर तौर पर चुनाव की तैयारी के रूप में इसे देखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल दीपक जी ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी की जो कोर टीम है उसका जितिन प्रसाद का भी हिस्सा रहे, मान मनव्वल हुई, मान मनव्वल के बाद भी आप जितिन प्रसाद को टिका नहीं पाए पार्टी में। ये कितना बड़ा झटका है खुद कांग्रेस पार्टी के लिए? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और गांधी परिवार के लिए भी, क्योंकि ये जो युवा ब्रिगेड है जिसके अंदर ज्यादातर लोग राहुल गांधी के नजदीकी रहे हैं, या तो राहुल गांधी के साथ बचपन में खेले हैं या राहुल गांधी के साथ पढ़े हैं, जितिन प्रसाद भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो मैं इसे कांग्रेस पार्टी के लिए झटका मानूंगा और साथ ही साथ गांधी परिवार के लिए भी झटका मानूंगा, क्योंकि जितिन प्रसाद उन लोगों में से एक थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कांग्रेस के लिए भी एक सिग्नल है, क्योंकि अगर आपको चुनाव में मजबूत दिखाई देना है तो आपको एक बेहतर विकल्प के तौर पर आना होगा, और कांग्रेस के नेता इसी तरह से टूटने लगे और कांग्रेस की कोर टीम। दीपक जी, सिग्नल तो कांग्रेस पार्टी को 2014 से ही मिल रहा है। अभी तक बदलावों के रूप में जो 23 नेता अलग जाकर खड़े हुए थे, बदलाव तक आपने नहीं किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए नाराजगी के चलते, अब नाराजगी के चलते जितिन प्रसाद भी जा रहे हैं और भी कई नेताओं के नाम फेहरिस्त में शामिल हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावों में कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी होती भी दिखाई देती है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर राजनीतिक पार्टी की तरह अपनी कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस का ग्राउंड पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भले से उसका झंडा और डंडा हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर मौजूद हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस बहुत कमजोर है। और इसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि गांधी परिवार अपने ही गढ़ अमेठी में हार गया। तो मुझे लगता है कि चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस है और वही बने रहेगी चुनाव आते आते तक, क्योंकि ये सिर्फ इकलौते नेता नहीं होंगे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी भी तोड़ने की कोशिश करेगी, बहुजन समाज पार्टी भी तोड़ने की कोशिश करेगी, और बीजेपी ने आज सबसे पहला दांव चल दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जो एक चीज पेश करना है कि वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी। ऐसे में अगर उनकी पार्टी के कोर लोग ही टूटने लगे, उनके परिवार के नजदीकी लोग ही टूटने लगे, तो वो चेहरा वो दिखाने में असफल रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, खुद राहुल गांधी के लिए जितिन प्रसाद का जाना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जितिन प्रसाद लगातार संकेत दे रहे थे। इतने संकेतों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जितिन प्रसाद को पार्टी के अंदर रख नहीं पाई, या जो वो चाहते थे उनको दे नहीं पाई। विकास चंद्रा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ये जो तस्वीर दिखेगी आज, ये कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर होगी। मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि एक नेता लगातार आपको कहता रहा, नाराजगी जाहिर करता रहा, उसके बावजूद आप उसकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। ये देखिए, सीधी सी बात है कि पता नहीं शर्म की बात तो नहीं, लेकिन उनको सदमा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उनके लिए सदमे की बात है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को हर जगह तलाशने की कोशिश कर रही है, उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वहाँ लगातार इन लोगों के पसीने बहाए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरीके से पार्टी को उसका जनाधार मिल जाए, जो खोया हुआ जनाधार है वो जनाधार मिल जाए। तो कहाँ तक वो जनाधार बढ़ता, कुछ नए लोग जुड़ पाते, उल्टा इनके जो दिग्गज लोग हैं, इनको जो सबसे कारगर लोग हैं, इनके कोटरी के जो लोग हैं, अब वही धीरे धीरे इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आप देखें कि जतिन प्रसाद के तौर पर एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि लॉस कांग्रेस को हुआ है। और जो एक लेकिन विकास जी, जरा इस पर भी प्रकाश आप डालिए कि जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र दीपक चौरसिया कर रहे थे, जिस जातिगत समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, उसमें जितिन प्रसाद कितना फिट बैठते हैं और ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में कितना फायदा वो बीजेपी को दे सकते हैं?
यही मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर काफ़ी दिनों से जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, या मुख्यमंत्री हैं वहाँ, तो उनके ऊपर एक जातिगत आरोप लगे कि वो ठाकुरवाद करते हैं और ब्राह्मणों की बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बिल्कुल हाशिए पर डाल दिए गए, जबकि ब्राह्मणों की जनसंख्या अगर देखी जाए, अगर राजनीतिक तौर पर, तो उसमें बहुत सबसे ज़्यादा है। अगर ठाकुर से ज़्यादा वोट वहाँ पर है, तो ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगते रहे, बीजेपी पर वहाँ लगता रहा, जिससे बीजेपी वहाँ कई बार बैकफुट पर भी नजर आई और कई बार संदेश बीजेपी को लगातार मिल रहे थे कि अब वहाँ के ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से नाराज हैं। अगर ब्राह्मण मतदाता जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, जो कोर वोटर है, अगर वही नाराज है, तो बीजेपी को अंदेशा लग रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जतिन प्रसाद चूंकि एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, उनको पार्टी में लाकर के बीजेपी वहाँ के ब्राह्मणों को एक संदेश देने की कोशिश करेगी। जो जातिगत जो इंजीनियरिंग की बात दीपक जी ने कही, सोशल इंजीनियरिंग की बात जो दीपक जी ने कही, तो उसके जरिए जो लोगों के नाराज होने की बात कही जा रही है, जिन ब्राह्मण वोटरों के नाराज होने की बात कही जा रही है, तो एक जतिन प्रसाद के रूप में बीजेपी एक संदेश देगी कि देखिए एक बड़े ब्राह्मण नेता को हम लेकर के आए हैं और इनको हम उच्च पद और प्रतिष्ठा भी देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक बीजेपी को फायदा तो हो ही सकता है कुछ हद तक। जतिन प्रसाद की वजह से नाराजगी भी कम होगी, एक अच्छा संदेश भी जाएगा, तो बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब उन तस्वीरों का इंतजार है जिसका जिक्र अब से कुछ ही देर पहले हुआ, जतिन प्रसाद के रूप में, कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। 1 बजे का वक्त तय हुआ है कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे जतिन प्रसाद। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन उससे पहले विकास के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, काफ़ी लगभग 45 मिनट से बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही थी। ठीक प्रधानमंत्री निवास पीछे है, अभी वो बैठक खत्म हो गई है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकले हैं और वो अपने निवास की ओर चले गए हैं। कल से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर हैं। कल जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और आज अहम मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है। 12 बजे का उन्हें समय दिया गया था, वो 11:15 में आए और अभी उनकी मुलाकात खत्म हुई है। और शुभेंदु अधिकारी ने विस्तार से बंगाल में जारी हिंसा और वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हो रही है। ठीक है विकास, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है और लगभग 45 मिनट तक ये बैठक चली। बंगाल के मुद्दों पर चर्चा हुई, बंगाल में जारी हिंसा का जिक्र भी शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री के साथ मौजूदगी के दौरान किया। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का।